बिहार की राजनीति में इस बार जो नतीजे आए हैं उन्होंने सिर्फ एक राज्य की दिशा नहीं बदली बल्कि पूरे देश की विपक्षी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। महागठबंधन की हार जितनी जबरदस्त थी उतनी ही ज्यादा गहरी थी और इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि देश के स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व आखिर किसके हाथ में होना चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस बिहार में 61 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 6 सीटें जीत पाई, यानी महज 9.8% का स्ट्राइक रेट। ये नतीजा सिर्फ एक चुनावी पराजय नहीं बल्कि उस कमजोरी की परतें खोलता है जो कांग्रेस को लंबे समय से परेशान कर रही है, खासकर हिंदी हृदय भूमि में। जी हाँ, कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया है कि इस नतीजे से पार्टी की बार्गेनिंग पावर यानी बातचीत की ताकत बहुत घट जाएगी। उनका कहना था कि हमने बिहार में 61 सीटें के लिए बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और अन्य बड़े राज्यों में ऐसा करना मुश्किल होगा। इस चुनाव के बाद सबसे तेज और आवाज आई तृणमूल कांग्रेस के भीतर से। टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने साफ कहा है कि कांग्रेस बीजेपी को रोक नहीं सकती। विपक्ष की कमान उस नेता को मिलनी चाहिए जो बीजेपी को हराता रहा है और ये रिकॉर्ड सिर्फ ममता बनर्जी के पास है। ये बयान अचानक नहीं आया था। महीनों से टीएमसी, आप, शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय पार्टियां एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही हैं। इन पार्टियों के पास लोकसभा की 77 सीटें हैं, इतनी कि वो इंडिया ब्लॉक के भीतर एक मजबूत दबाव समूह बना सकती हैं। ये दल कांग्रेस की लकीर पर चलने के बजाय अपनी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को केंद्र में रखते हुए एक नई दिशा बनाने में लगे हुए थे। 2024 दिल्ली चुनाव में इन पार्टियों का कांग्रेस के बजाय आपको समर्थन देना इसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत था। अब जब बिहार में कांग्रेस बुरी तरह हार गई तो ये समूह और भी मुखर हो गया है। बिहार के नतीजों ने एक और बात बहुत साफ कर दी है कि कांग्रेस का बिहार में कोई ठोस वोट बेस नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मनिंद्र ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कुछ फायदा दे सकती है, लेकिन बिहार में कांग्रेस पूरी तरह आरजेडी के आधार पर निर्भर थी। महागठबंधन का पूरा ढांचा आरजेडी के आसपास घूम रहा था। कांग्रेस सिर्फ एक सहायक भूमिका निभा रही थी, लेकिन जब सहायक दल भी प्रदर्शन ना कर पाए तो गठबंधन की पूरी रणनीति कमजोर हो जाती है। इसका असर सीधे सीधे 2026 और 2027 के बड़े चुनावों पर दिखने वाला है, जहां कांग्रेस को अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर सीपीआई के नेता M.A. बेबी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक रूप से भी गहरा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक बिहार चुनाव को देश को संदेश देने के तौर पर देख रहा था, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए। जी हाँ, राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम को लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि अभियान भले ही सुनने में तेज लगता हो, लेकिन आम मतदाताओं पर इसका कोई असर नहीं दिखा। यानी जो नैरेटिव विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा था वो जनता के बीच पकड़ नहीं बना पाया। इससे एक और समस्या सामने आती है कि राहुल गांधी की राजनीति और उनकी शैली जनता के साथ जुड़ने में पिछड़ रही है। सबसे चौंकाने वाला संकेत आया सीमांचल क्षेत्र से, जहां AIMIM ने 5 सीटें जीत ली। ये नतीजा विपक्ष के लिए कहीं ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये बताता है कि मुस्लिम मतदाता पूरी तरह इंडिया ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने अनाम रहने की शर्त पर कहा कि ये साफ संकेत है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा इंडिया ब्लॉक से हटकर नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। ये स्थिति विपक्ष के लिए लाल झंडे की तरह है, क्योंकि लंबे समय से मुस्लिम वोट उनका सबसे स्थिर समर्थन रहा है। अगर ये आधार खिसकने लगता है तो कई राज्यों में विपक्ष की सीटें सीधा सीधा आधी हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हार के बाद इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा। आने वाले 2 वर्षों में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी जैसे बड़े चुनाव हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश
गुजरात, पंजाब और अन्य बड़े राज्यों का चुनाव होगा। अगर अभी से विपक्ष के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर इतनी बड़ी दरार है तो आने वाले चुनाव और भी मुश्किल होने वाले हैं। कांग्रेस की कमजोरी अब सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के लिए रणनीतिक संकट बनती जा रही है, क्योंकि जब नेतृत्व पर भरोसा कमजोर पड़ता है तो सहयोगी दल की सीट बंटवारे की नीति, चुनावी रणनीति और जमीनी कामकाज सब कुछ असर में आता है। लास्ट में यही है कि मामला सिर्फ इतना है कि बिहार के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि विपक्ष जिस एकता की बात कर रहा था वो सिर्फ मंच पर दिखाई देने वाली तस्वीर थी। असल में हर पार्टी अपनी अपनी प्राथमिकताओं और राजनीतिक सपनों के साथ चल रही है। कांग्रेस की कमजोरी से क्षेत्रीय दलों की ताकत और बढ़ गई है और इन दलों का मानना है कि नेतृत्व अब किसी ऐसे नेता के हाथ में होना चाहिए जिसने जमीनी स्तर पर बीजेपी को रोका है। जी हाँ, ममता बनर्जी की दावेदारी इस कारण मजबूत हो गई है। फिलहाल विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर आगे बढ़ पाएगा या ये भी भारत की राजनीति में एक और असफल गठबंधन की कहानी बनकर रह जाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।